दोस्तों, FR में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और टॉपिक हमारा होगा साइक्लोन, चक्रवात, बवंडर। ये सारी चीज़ें हम बचपन से सुनते आए हैं और देखा भी होगा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। तो चक्रवात हम लोग शुरू करते हैं। चक्रवात एक इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम होता है। अंदर की तरफ निम्न वायुदाब और ऊपर बाहर की तरफ जो है उच्च वायुदाब होता है। हवाएं इसमें चक्राकार रूप में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में एक घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में एक घड़ी की सुई के अनुकूल दिशा में चक्राकार रूप में घूमती हैं। कुछ इस तरह से ये लो प्रेशर सिस्टम है। और हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का अगर साइक्लोन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आइसोबार लाइन है, ठीक, क्लोज्ड आई बार है, आइस बार। अब यहाँ ये ट्रिपल लाइन 1000, 1001, 1002, 1003, ये सभी आइसोबार लाइन है। आइसोबार लाइन क्या होती हैं? समान एयर प्रेशर, समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को हम आइसोबार लाइन कहते हैं। अब इसमें अंदर की तरफ लो प्रेशर है और बाहर की तरफ हाई प्रेशर है। साइक्लोन जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइक्लोन है। तो यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज ये इसमें सर्कुलेशन होगा, ठीक है। और बाहर से हवा अंदर की तरफ आएगी, अंदर से आने के बाद अपलिफ्टमेंट होगी, ऊपर जाएगी, फिर ठंडी और भारी होकर फिर वापस आएगी। और जबकि हम सदर्न हेमिस्फीयर की अगर बात करते हैं, दक्षिणी गोलार्ध की, तो यहाँ पर जो साइक्लोन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। 999, 1000, 1001, 1002, 1003, ये आइसोबार लाइन हो गए, ठीक। अब इसमें जो साइक्लोन चल रहा है वो इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ठीक। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का साइक्लोन, ये सदर्न हेमिस्फीयर का साइक्लोन है। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि इसकी जो उत्पत्ति है या उत्पत्ति क्षेत्र के आधार पर साइक्लोन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वैसे जब हम एयर प्रेशर बेल्ट की बात किए थे तो उस टाइम बताए थे कि जो लो प्रेशर बेल्ट है, जहाँ जहाँ लो प्रेशर सेंटर है वहाँ पर साइक्लोन पाया जाता है, और जहाँ जहाँ पर हाई प्रेशर सेंटर है वहाँ पर एंटी साइक्लोन की ओरिजिन होती, उत्पत्ति होती है। बट ये ध्यान रखना है कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर के सहारे 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ कोई भी साइक्लोन नहीं पाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कोरियालिस बेल्ट एब्सेंट होता है। इस वजह से वहाँ पर कोई साइक्लोन नहीं पाया जाएगा। साइक्लोन पाया जाएगा 5 या 8 डिग्री नॉर्थ या साउथ से शुरू होगा। तो इसलिए कभी इक्वेटर पर इस तरह से क्वेश्चन कभी दे सकता है यूपीएससी कि इक्वेटर के सहारे साइक्लोन पाया जाता है, तो वहाँ पर साइक्लोन नहीं पाया जाता, जबकि वहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पर कोरियालिस जो फोर्सेस है, कोरियालिस बल है, उसकी अनुपस्थिति है, इसलिए वहाँ नहीं पाया। अब इसका जो विभाजन है साइक्लोन का, इसकी उत्पत्ति के आधार पर ये टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब हम इसकी स्थिति थोड़ा देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ कहाँ किन किन रीजन में है। ये ब्लैक जो एरो लगा है ये टेम्परेट साइक्लोन को दिखाता है, अर्थात शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात को। जो ग्रीन है ये जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ये दिखाता है। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि ये जो टेम्परेट साइक्लोन है ये क्या है, और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो ये ग्रीन कलर का है ये क्या है। एरिया देख के चलो, फिर समझने में आपको आसानी होगी। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं टेम्परेट साइक्लोन की। टेम्परेट अगर साइक्लोन की बात करते हैं तो इनकी ओरिजिन का जो बेस है वो फ्रंट है। फ्रंट क्या होता है कि
अगर किसी स्टूडेंट को फ्रंट नहीं पता है या पुराना हमारा वीडियो नहीं देखा है तो जाकर एयर मास और फ्रंट वाला टॉपिक का वीडियो खोलकर आप उसे देख सकते हैं, ताकि आपको जब फ्रंट समझ में आ जाएगा तो ये समझना, विशेष तौर से साइक्लोन में टेम्परेट साइक्लोन समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब टेम्परेट साइक्लोन की अगर बात करते हैं फ्रंट, तो जब तक फ्रंट नहीं बनेगा तब तक टेम्परेट साइक्लोन की ओरिजिन नहीं होगी, उत्पत्ति नहीं होगी। अब इसमें जो है फ्रंट क्या होता है कि जब दो विपरीत नेचर वाली, विपरीत जो स्वभाव वाले वायु राशियाँ आपस में मिलती हैं तो उनके सहारे एक स्लोपिंग बाउंड्री, एक ढलुआ सीमा बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रंट बोलते हैं या वाताग्र बोलते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रंट से जिस चक्रवात की उत्पत्ति फ्रंट के माध्यम से होती है उसे हम टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं, और जो टेम्परेट साइक्लोन होता है वो डायनेमिकली जो है इंड्यूस्ड होता है। ये इसकी उत्पत्ति जो है गतिक है, गतिक माध्यम से प्रेरित हुई है, ठीक। और ये बोथ हेमिस्फीयर, दोनों गोलार्धों में 35 से 65 डिग्री लैटीट्यूड के मध्य जो है इनकी उत्पत्ति होती है। नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में इनकी स्पीड जो है 32 किलोमीटर से 48 किलोमीटर के मिड पाई जाती, मध्य पाई जाती है। और इसमें वर्षा जो है, रेनफॉल होती है वो लेस होती है, अर्थात कम होती है, बट लॉन्ग पीरियड तक होती है, लंबे समय तक रेनफॉल होती रहती है। फिर अब हम लोग बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन के जीवन चक्र, किस तरह से इसकी उत्पत्ति होती है और किस तरह से ये इसका एंड होता है। तो ये डायग्राम दे रखा है, साइक्लोन की लाइफ साइकिल है, और इस लाइफ साइकिल में साइक्लोन का किस तरह से एंड हो रहा है, किस तरह से ओरिजिन हो रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जो वार्म एयर है, अर्थात वार्म एयर मास है, उसके सामने वार्म जो है फ्रंट है, और जो कोल्ड एयर मास है उसके सामने कोल्ड फ्रंट है। तो यहाँ पर अगर वार्म फ्रंट की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है वार्म फ्रंट के लिए ये लाइन जा रही है। अब ये लाइन जो है वार्म फ्रंट के सामने, ये वार्म आपकी एयर है, और इसके सामने जो है वार्म ये फ्रंट बन रहा है, वार्म फ्रंट बन रहा है या वार्म फ्रंट बन रहा है, ठीक। और कोल्ड के सामने जो है इधर उसका रहे ये कोल्ड का, देखो वार्म और कोल्ड का जो सिंबल होता है, वार्म का सिंबल ये होता है, ये, ठीक है, ये वार्म का सिंबल है इस तरह से, और जो कोल्ड का सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, ये कोल्ड का सिंबल है। ऊपर वाला जो मून, हाफ मून बना है, चांद जैसे बना है, उसे है वार्म का सिंबल बोलते हैं। तब यहाँ पर जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ मिल रही हैं तो यहाँ पर स्टेशनरी फ्रंट बन रहा है, और जब स्टेशनरी फ्रंट बनता है तो यहाँ पर अभी जो है साइक्लोन की उत्पत्ति नहीं हुई है, सिर्फ यहाँ पर फ्रंट बना है। अब इसके आगे का जब प्रोसेस होता है तो यहाँ पर धीरे धीरे देखो कि जो ये स्टेशनरी फ्रंट था, अब ये धीरे धीरे क्या हुआ, कर्व लेना शुरू कर दिया है। देखो एक कर्व ले रहा है, जब एक कर्व लेना शुरू हुआ तो इसका मतलब है कि प्रोसेस शुरू हो गया है किसका, साइक्लोन की उत्पत्ति का। अब इसके बाद जो है साइक्लोन की यहाँ पर ओरिजिन हो रही है, ये वार्म फ्रंट है और इधर कोल्ड फ्रंट, दोनों इक्वल अवस्था में है। इसके बाद नेक्स्ट जब हम स्टेज में आते हैं, यहाँ पर साइक्लोन पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, और यहाँ ये अपने जो यंग एज है, यंग एज में आ चुका है, और इस तरफ से इसके सामने वार्म फ्रंट है और ये वाला एरिया, और इसके सामने कोल्ड फ्रंट है। लेकिन जब हम इस स्टेज पे आते हैं, इसके बाद वाली जो स्टेज होती हैं, अब इस स्टेज में साइक्लोन पूरी तरह से अपने मैच्योरिटी स्टेज पे आए, अर्थात पौधावस्था में आ चुका है, फुल डेवलप हो चुका है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे कोल्ड एयर कंपैरेटिवली वार्म एयर से ज़्यादा जो है अपने आक्रामक रूप में आ चुकी है। और जब इसके बाद ये लास्ट स्टेज है फ्रंट की, धीरे धीरे
अब कोल्ड एयर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे कब्जा करती जा रही है और वार्म एयर का थोड़ा सा हिस्सा बचा है। अब इसके बाद जो है धीरे धीरे ये कोल्ड एयर पूरी तरह से इसे कवर कर लेगी और वार्म एयर का लिंक ख़त्म हो जाएगा। जो जैसे इस अवस्था में दिखाई दे रहा है कि कोल्ड एयर जो है पूरी तरह से फैल चुकी है, वार्म एयर का लिंक ख़त्म हो गया, अर्थात वार्म फ्रंट ख़त्म हो गया। जैसे वार्म फ्रंट ख़त्म हुआ फिर जो है साइक्लोन का समापन हो जाएगा, साइक्लोन ख़त्म हो जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत हीट मिल गई तो यहाँ पर जो है साइक्लोन उप चक्रवात बनेंगे और वैसे इस स्थिति में पुनः जो है स्टेशनरी फ्रंट बन गया है जो पहले वाला था, फिर जो है आगे फिर वही प्रोसेस साइकिल चलने लगेगी। तो इस तरह से अभी हमने देखा कि जो साइक्लोन है, साइक्लोन का एक लाइफ चक्र चलता है। वो लाइफ चक्र जो है उसका बर्थ होगा और बर्थ के बाद उसकी डेथ, उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर जो है एक साइकिल चलने लगेगी। इस तरह से इसकी लाइफ में टेम्परेट साइक्लोन में हम विशेष तौर से इसे देखने को पाएंगे। अब इसके बाद जो है जब टेम्परेट साइक्लोन की ओरिजिन हो गई है तो उसका वेदर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साइक्लोन विशेष तौर से वेदर पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं और ये काफ़ी विनाशकारी होते हैं, लेकिन टेम्परेट साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन की तुलना में कम जो है विनाशकारी होता है। और इसे हम देखते हैं कि किस तरह से इसका वेदर पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। पहले तो जब ये अराइव होते हैं, जब ये पहुंचने वाला होता साइक्लोन, तो इसकी जो मतलब आसमान में क्या होगा, जब ये पास आने वाला रहेगा तो टेम्परेचर जो है सडनली जो है इंक्रीज करने लगेगा, तापमान बढ़ने लगता है और एयर प्रेशर डिक्रीज करने लगेगा। जैसे जैसे जब साइक्लोन का आना होता है, जब आने वाला होता है तो वहाँ पर क्या होगा, जिस एरिया में आने वाला है टेम्परेचर जो है ये क्या करेगा, सडनली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और प्रेशर जो है अपने आप डाउन होने लगेगा। और आसमान में क्या है कि क्लाउड दिखाई देने लगते हैं जिसका नाम है सीरस क्लाउड और सीरस स्ट्रैटस, अर्थात पच्छाब में और पच्छाब स्तरीय मेघ दिखाई देने लगते हैं। इन मेघों के कारण, इन बादलों के कारण क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में पूरी तरह से हमारा एटमॉस्फेयर जो है, आसमान जो है क्लाउडली हो जाता है, बादल से ढक जाता है। इस वजह से सन एंड मून जो है वो विजुअलिटी उसके मतलब वो दिखाई नहीं देता है, तो उसे हम बोलेंगे लूनर हेलो। ठीक है, प्रभा मंडल, जो प्रभा मंडल का चारों तरफ से ये ढक जाता है जिसे हम प्रभा मंडल देखते हैं कहते हैं। और इसमें क्या होती है कि जो साइक्लोन है उसमें जो विंड चल रही है उसकी जो डायरेक्शन है, जैसे जैसे पास आता जाता है तो इनकी डायरेक्शन भी चेंज होती जाती है, विंड की डायरेक्शन चेंज होती है। जो ईस्टर्ली थी मतलब पूर्वी थी, अब ये साउथ और ईस्ट हो जाती है। जो पहले ईस्टर्ली थी, पूर्वी थी, अब ये कैसे हो गई, साउथ और ईस्ट हो जा रही है। अब इसके बाद जो है साइक्लोन का जो साउथ ईस्ट वाला पार्ट है जब ये आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर अब ये साइक्लोन जो आगे चक्रवात का दक्षिणी जो पूर्वी भाग है, इसके पीछे जो है वार्म सेक्टर लगा हुआ है। तो वार्म जब सेक्टर आता है तो वार्म सेक्टर के आते ही मौसम क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो है वार्म फ्रंट की अगर हम बात करते हैं, अब साइक्लोन में देखो ये सामने वार्म फ्रंट है, ये वाले रीजन में आप देखोगे ये वार्म फ्रंट है सामने, ये वार्म एयर, ये कोल्ड फ्रंट है, कोल्ड एयर। अब यहाँ पर क्या स्थिति होगी कि जब साइक्लोन का जो अगला हिस्सा होगा, मतलब वार्म फ्रंट वाला हिस्सा, वहाँ पर रेनफॉल होगी और यहाँ पर जो क्लाउड बनता है वो निम्बो स्टेटस क्लाउड होता है। कैसा क्लाउड है ये, निम्बो स्टेटस क्लाउड है, जिसे बोलते हैं, निम्बो का मतलब होता है वर्षा होगी, वर्षा स्तरीय मेघ पाया जाता है और इसके माध्यम से वर्षा होगी। और अगर कोई वार्म जो है वार्म
फ्रंट है तो वार्म फ्रंट का स्लोप कम होता है। वार्म फ्रंट का स्लोप कम होने की वजह से इसमें वर्षा होगी, लेकिन लॉन्ग पीरियड तक होगी, लंबे समय तक की होगी, लेकिन धीमी गति से होगी। और कुछ समय के बाद क्या होगा कि पूरी तरह से जब वर्षा हो रही तो आकाश में बादल छाए हैं, लेकिन पीछे इसके लगा हुआ वार्म सेक्टर है। वार्म सेक्टर के आने के बाद क्या होगा कि मौसम, बादल छट जाते हैं, ख़त्म हो जाएंगे और मौसम सुहावना हो जाएगा। इसके बाद आकाश पूरी तरह से आपको क्लियर दिखने लगेगा और जो विंड है उसकी जो दिशा है वो भी चेंज होकर पूरी तरह से साउथ हो जाएगी। अब इसके वार्म फैक्टर के पीछे ही लगा हुआ है जो है आपका कोल्ड फ्रंट। जैसे कोल्ड फ्रंट आएगा, कोल्ड वातावरण आएगा, तो यहाँ पर जो है इसके आते ही टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, तापमान जो है गिरेगा। और जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करेगा, प्रेशर बढ़ेगा। साथ में विंड की जो डायरेक्शन है ये भी चेंज हो जाएगी और आसमान में पूरी तरह से फिर क्लाउड बनने लगेगा। और क्लाउड यहाँ पर जो बनता है इसका नाम है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ये सबसे वर्षा के माने में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वर्षा कराने वाला एक क्लाउड होता है। और जब ये क्लाउड बनेगा तो इसके साथ थंडरिंग होती है, जो कहते हैं बिजली की चमक के साथ जो है वर्षा होती। वही प्रोसेस इसमें होगा, हैवी वर्षा होगी, मूसलाधार वर्षा होगी, हैवी रेनफॉल होगा, क्योंकि ये थोड़े अल्पकालिक होगा लेकिन हैवी रेनफॉल होगा। फिर इसके जस्ट पीछे जो है कोल्ड सेक्टर लगा हुआ है। कोल्ड के सेक्टर के आते ही मौसम साफ़ हो जाता है। मौसम साफ़ होने के बाद जो है फिर वही प्रोसेस चलने लगता है। अगर जब तक दोनों फ्रंट बने हैं और दोनों में से एक भी फ्रंट का अगर विनाश हो गया तो यहाँ पर जो है पूरी तरह से साइक्लोन ख़त्म हो जाएगा, विशेष तौर से टेम्परेट साइक्लोन। अब इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो रबी की जो क्रॉप्स होती है तो वहाँ पर विशेष तौर से अगर फ्रंट की हम बात करते हैं तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध में ये विंटर सीजन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जबकि सदर्न सीजन में पूरे वर्ष जो है ये जो है साइक्लोन जो है चक्रवात बने रहते हैं। अब बात आती है कि जो ये टेम्परेट साइक्लोन है इससे इंडिया का क्या लेना देना है। इंडिया तो अलग ही है, लेकिन यहाँ पर एक आपने नाम सुना होगा वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, वेस्टर्लीज डिस्टर्बेंस, पछुआ विक्षोभ। जो पछुआ विक्षोभ है उसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अर्थात जो मेडिटेरियन वाला एरिया है, जो आप शुरू में देखो ये वाला हिस्सा, ये यहाँ ये जो मेडिटेरियन वाला हिस्सा है, इस मेडिटेरियन वाले हिस्से से ठीक और टेम्परेट साइक्लोन पर वेस्टर्लीज विंड का प्रभाव बहुत होता है। तो वेस्टर्लीज विंड ऊपर से ऊपर जेट स्ट्रीम भी है, तो वेस्टर्लीज विंड के प्रभाव से मेडिटेरियन मतलब भूमध्य सागर से जो साइक्लोन उत्पन्न होता है टेम्परेट साइक्लोन, ये जो है इराक, ईरान, अफगानिस्तान होते हुए इंडिया में प्रवेश कर जाता है। जब ये इंडिया में प्रवेश करता है तो उस समय इसकी स्थिति जो है आकुलेटेड स्थिति, जब फ्रंट में आकुलेटेड जो है अपने वृद्धावस्था समापन की स्थिति पे ये रहता है। और वहाँ पर ये जब एंटर करता है साइक्लोन तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में पूरी तरह से इसका प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन वर्तमान में इसका प्रभाव जो है असम तक भी दिखाई देने लगा है। तो ये जो है इसकी वजह से विंटर सीजन में रबी की जो क्रॉप्स होती है उस टाइम पे वर्षा होती है। जो हमारी रबी की क्रॉप्स विशेष तौर से वीट के लिए या गेहूं के लिए बहुत ही अच्छे ये जो है वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस से जो वर्षा होती है वो बहुत ही क्रॉप्स के लिए लाभदायक होती है। तो इसलिए वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस जो है हमारे लिए विशेष तौर से रबी क्रॉप्स के लिए इम्पोर्टेंट है।